आज का हम लोग क्योंकि हम लोगों ने चर्चा सत्र आयोजित किया हुआ है। आज शहदावी माननीय काशीराम जी की इस स्मृति दिन के अवसर पर यह एक चर्चा सत्र जो देश में हालात बदल रहे हैं दिनों दिन, और हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया था, और उस संघर्ष की वजह से हम देखते हैं कि चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वह सांस्कृतिक हो, जो कुछ भी बदलाव आया है वो सब कुछ हमारे बीच से जो कुछ भी जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके इस कार्य को यहाँ तक लाने की उन्होंने कोशिश की है, उसी का ही एक नतीजा या उसी का एक परिवर्तन हमें दिखाई देता है। चूँकि हम जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2006 को काशीराम जी का निधन हुआ था, और उनका जन्म 1935 में हुआ था पंजाब के रोपड़ गाँव में। और तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया है, और संघर्ष के करने के बाद में जो कुछ भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो कुछ भी सांस्कृतिक बदलाव हुए, यह एक प्रकार से महापुरुषों के संघर्ष का ही परिणाम है। और यह एक महत्वपूर्ण बात है। आज के समय में हम देखते हैं कि हालात दिनों दिन बदलते जा रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि अभी जो है वो कई प्रकार की घटनाएँ घटित हुई हैं, और वह उस बातों को ही ध्यान में रखते हुए आज का यह हमने चर्चा सत्र आयोजित किया है, जो कि एक महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोगों ने 4 लोगों को शामिल किया है इसमें, जो अपनी प्रमुख रूप से बातचीत करेंगे, जिसमें है माननीय गणवीर वानखेड़े जी और रजनी नगरारे, डॉक्टर नानकचंद। ये ऐसे लोग आज के इस अवसर पर अपनी चर्चाओं को अपने विषय के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सदियों से ही जातिवादी व्यवस्था वो विद्यमान रही है, और तब से लेकर आज तक हम लोग इन सब चीज़ों को देखते आए हैं। क्योंकि काशीराम ने अपने समय में जो कुछ भी किया, उन्होंने DS4 बामसेप और बाद में BSP बनाई हुए उसके संस्थापक रहे हैं। तो ऐसे समय में हम जान सकते हैं कि किस तरह के संघर्ष करते हुए हालात को ठीक करने की कोशिश की। तो हम लोग आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम त्रिशम पंसिल से शुरुआत करेंगे, और उसके बाद जो कुछ भी हमारे जो आज के चर्चा सत्र में जिनको हमने आमंत्रित किया है, वे सभी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले त्रिशम पंसिल। यमहं वदामि तं वदेथा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो दस भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो दस भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो दस भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
तत्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि ततियाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि ततियाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि ततियाम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं लिखितं आम्भन्ते अनातिपाता वैरमणीय सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणीय सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणीय सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणीय सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि इमानि पञ्चसिक्खापदानि सील न सुगतियन्ति सील न भोगसम्पदा सील न निवृत्तिं यन्ति तस्मा शीलं विशोधयेति आम्बन्ते साधु 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 साधु। आज हम लोग काशीराम जी की 14वीं स्मृति दिन के अवसर पर हम लोगों ने चर्चा का सत्र आयोजित किया है, जिसमें माननीय गणवीर वानखेड़े जी, रजनी नगरारे एवं डॉक्टर नानाचंद जी, इन लोगों को हमने स्पेशली आमंत्रित किया चर्चा को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि इस 21वीं सदी के ज़माने में दुनिया जितनी तेज़ी से बढ़ रही है और लोगों ने जिस तरह के परिवर्तन को लाने की कोशिश की है, भारतीय संविधान ने काफ़ी कुछ हमें अधिकार दिए और अधिकार देकर जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी देश की जो कुछ भी हालात है वो दिनों दिन जो गैर बराबरी या विषमतावादी व्यवस्था है वो हमेशा ही दबे कुचले लोगों को नीचे करने की कोशिश करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि काशीराम जी ने हमारे देश में जिस तरह के काम को करने की कोशिश की, उनके इस स्मृति दिन के अवसर पर सर्वप्रथम हम लोग आपको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और उन्होंने जो कुछ भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए जिस तरह के संदेश को दिया है और वो हमेशा अपने कार्य को करते रहे, और उस कार्य का ही एक अंदाज हम लोग लगा सकते हैं कि भारतीय इस सामाजिक, धार्मिक या फिर राजनीतिक रूप से जो कुछ भी स्थिति, जो कुछ भी पहले बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, उसी चीज को उन्होंने एक संतुलन के रूप में बनाए रखने की कोशिश की है। और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने काम को करने की कोशिश की। बाबा अम्बेडकर के जाने के बाद जो कुछ कारवां थमसा गया था, उन्होंने पूरी तरह से संभालने की कोशिश की है। और एक बेहद बाबा अम्बेडकर के जाने के बाद जो उन्होंने मिसाइल कायम की है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज के इस स्मृति दिन के अवसर पर, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से इस पर विचार कर रहे थे कि चर्चा का सत्र आयोजित करना चाहिए जिसमें अलग अलग मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज के दिन हमने प्रारंभ करने की कोशिश की कि काशीराम जी का 9 अक्टूबर 2006 को निधन हुआ था।
और उन्होंने भारत के तमाम उन बहुजनों के लिए काम करने की कोशिश की, जिसका एक असर आज भी हम लोग देख सकते हैं। तो हमारे बीच में जैसे कि 3 लोगों को हमने आमंत्रित किया है विशेष तौर पर, माननीय जनवीर वानखेड़े जी और रजनी नगरारे और डॉक्टर नानक चंद जी। तो ये 3 लोगों को विशेषतः हमने आमंत्रित किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि काशीराम जी ने राजनीतिक रूप से जो कुछ भी नारे दिए, और नारे देने के बाद में कई ऐसी बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की है जो मनुष्य के जीवन में एक प्रकार से रोंगटे खड़े करने वाली बातें है। जैसे आपने बहुत एक महत्वपूर्ण स्लोगन उनका देखा होगा, जो उन्होंने कहा था कि जो सोया हुआ समाज है, वो सोए हुए समाज को उन्होंने जगाने को पूरी तरह से काम किया। और उन्होंने कहा राजनीति चले या न चले, सांसद विधायक बने न बने, लेकिन सामाजिक बदलाव की या सामाजिक परिवर्तन की जो कुछ भी काम या जो कुछ भी क्रांति है, वो सदैव ही चलनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का रोकथाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि उसमें रोक लगाई गई तो किसी भी अंजाम तक बदलाव लाने के लिए प्रयास करना विफल हो सकता है। इसलिए सामाजिक क्रांति की जो कुछ भी बातें हैं वो बढ़नी ही चाहिए। इस तरह की कई बातों को उन्होंने जोर देते हुए बताने की कोशिश की थी, और इसलिए एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस अपने समय में कही है। उन्होंने और भी ऐसी कई बातें की है। उन्होंने कहा सच्चे नेता समाज में खुशहाली लाते हैं और झूठे नेता समाज में बदहाली लाने का काम करते हैं। ये उन्होंने बड़ी जोशपूर्ण बात कही थी कि यदि कोई सच्चा नेता है, सच्चा यदि ईमानदार लीडर है, तो समाज में एक प्रकार से खुशहाली लाने का काम करेगा। लेकिन यदि वह सत्य नहीं है तो समाज में वह बदहाली लाने का काम कर सकता है। और इसलिए उनकी एक खास महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। जो लोग स्वाभिमानी होते हैं वे ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। जिनका स्वाभिमान मरा हुआ है वे सदैव ही गुलाम बने रहते हैं। और स्वाभाविक बात है कि जिनका स्वाभिमान नहीं है वे आपको गुलाम होते हुए नजर आएंगे, गुलामी का जीवन जी सकते हैं। तो ये खास महत्वपूर्ण बात उनकी थी, और उन्होंने अपने समय में काफी कुछ जोशीले बातों को लोगों के सामने बात मतलब कहने की कोशिश की थी। और उसका एक बेहद जो असर है वो समाज के ऊपर में देखने को मिला। उन्होंने कहा हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई सबसे नहीं है, उनसे है जो जाति मानते हैं। यानी उन्होंने कहा कि हमारा जो संघर्ष है वो उन लोगों से है जो जाति की भावनाओं को मानते हैं और जाति को पोषने का धर्म का पालन करते हैं या धर्म शास्त्र का पालन करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो संघर्ष है उन लोगों के लिए है जिन्होंने भारत में जातियों का निर्माण किया, और उस जाति को निर्माण करने के लिए 2 धार्मिक ग्रंथ बनाए गए, और उस धार्मिक ग्रंथों को जिन्होंने मान्यता देने की कोशिश की। ऐसी जातिगत मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए हमारा जो संघर्ष है वो हमारा उनके खिलाफ संघर्ष है, और उन शास्त्रों के खिलाफ भी संघर्ष है जिन्होंने इस तरह की जातिगत भावना को प्रकट करने की कोशिश की है। तो ऐसी तमाम बातें जो बीच बीच में हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में जुड़े हुए गौतम बुद्ध नगर से, और जिन्होंने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की है, और जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो दलित या बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट है उसको लेकर उन्होंने काफी कुछ रिसर्च करने की कोशिश की है। तो नानक चंद रत्तू डॉक्टर नानक चंद जी, जो कि इनका नाम लेते ही हमें नानक चंद रत्तू जी की याद आ जाती है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के वो व्यक्तिगत सचिव थे। तो मैं अक्सर इनको जब नाम लेता हूँ तो मेरे शब्द जो है वो नानक चंद रत्तू के बन जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आज के इस प्रश्न पर, चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके होंगे मुझे लगता है नानक, तो आप इसमें अपनी बातों को कहने के लिए तैयार है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इस समय जुड़े हैं या नहीं है हमारे साथ में। देखते पहले कि ये हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं है। नानक जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो ये हमारे साथ जुड़े नहीं है, तो हम दूसरे तरफ में चलते हैं। जुड़े हैं बंदे जी जुड़े हैं, नानक चंद जी जुड़े हुए, उनका माइक अनम्यूट करना है। नानक, आप मेरी बात सुन रहे हैं? यदि आपको मेरी आवाज आ रही हो तो फिर आप मेरी जो है वो बातों को सुन रहे हो तो फिर आप अपना। हेलो। हाँ, हेलो। ये आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। और जय भीम नमो बुद्धाय आप सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय।
तो हम आज और सर सबसे पहले जानना चाहेंगे, हमने आपका परिचय दिया हुआ है यहाँ पर कि आप उत्तर प्रदेश से गौतम बुद्ध नगर से हैं और आपने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की है, क्योंकि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में ही गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ये बड़ी अनोखी बात है। और इस बात को आपको पता है कि आप एक नौजवान हैं और नौजवान होते हुए भी आपने इस मिशन के लिए समझ रखते हैं और उसको काम करने की भी कोशिश करते हैं। तो एक हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम इस तरह की चीज को जानते और समझते हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे कि आज के समय में जो कुछ भी बढ़ते हुए जो हालात है उत्तर प्रदेश में, वो आप किस दृष्टिकोण से समझते, क्योंकि काशीराम जी ने भी यूपी में और पूरे देश भर में काम किया था और एक मोमेंट बनाई थी और उस मोमेंट को बनाने के बाद में काफी कुछ परिवर्तन देश के अंदर में हमें दिखाई दिया। लेकिन आज के समय में आप जानते हैं कि वर्तमान में किस तरह के हालात दिखाई देते हैं, जैसे कि आप अभी वर्तमान में देखते हैं तो हाथरस या बलरामपुर जैसी घटनाएं यूपी में और न जाने आए दिन कितनी घटनाएं घटती रहती है। तो ऐसी घटना के पीछे किस तरह की मानसिकता है या इस बदलते युग में मानवता पूरी तरह से खत्म हो गई है, आप किस दृष्टि से इस बात को देखते हैं? माननीय हाँ सर। सर हाँ आप सभी को पहले ना जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं डॉक्टर चंद्रकीर्ति सर को धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे मौका दिया, अवसर दिया अपनी बात रखने का। और दूसरा धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने डॉक्टर नानक चंद दुत्तू से जो मेरा नाम कनेक्ट किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपका बड़प्पन है, आप मुझसे उससे जोड़ते हैं, लेकिन मेरा उनके बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर वर्तमान में जो हम बात करेंगे कि किस तरह से समाज में दलित समाज के साथ आज भी शोषण और उत्पीड़न की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो काशीराम साहब के बारे में बात करते हैं तो काशीराम साहब का एक अहम योगदान रहा है दलित जातियों को या बहुजन जातियों को एकजुट करने का। जो शोषित, वंचित, उत्पीड़ित और जो दलित और बहुजन जातियां थी, उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कैसे एक किया जाए, कैसे एक बैनर के तले लाके सामाजिक रूप से मजबूत किया जाए। तो उन्होंने जो बहुजन जो कास्ट की जो बात करते हैं, बहुजन वर्ग की जो बात करते हैं, उन्होंने जातिगत रूप से उनकी पृष्ठभूमि को अध्ययन करने का प्रयास किया कि कैसे हजारों साल से ये लोग उत्पीड़न की घटनाओं से, सामाजिक अधिकारों से, राजनीतिक अधिकारों से, धार्मिक अधिकारों से आज ही हाशिए पर है और वंचित है। तो काशीराम साहब के बारे में जब बात करेंगे तो काशीराम साहब की जो शैली थी, वो बड़ी सरल थी, दृढ़ थी, संकल्पित थी। और इस संकल्पित भाषा शैली को लेते हुए, उसका प्रयोग करते हुए सामाजिक रूप से जातियों को एकजुट करने का प्रयास किया। जैसे कि हम बात करते हैं कि काशीराम साहब का जो मूवमेंट था, वो अब तक सबसे सफल रहा। क्योंकि जब हम अम्बेडकर के कारवां की बात करते हैं तो अम्बेडकर के कारवां को बढ़ाने के लिए, जैसे हम बात करते हैं, बीपी मौर्य साहब ने आंदोलन चलाया, संघप्रिय गौतम ने आंदोलन चलाया, रामविलास पासवान ने चलाया, लेकिन कहीं भी ये लोग सफल साबित नहीं हो पाए जितने हमारे काशीराम साहब हो पाए। क्योंकि उन्होंने स्वार्थ की भावना को त्याग कर समाज को मजबूत करने का प्रयास किया। उन्हें राजनीतिक जो नानक जी, गैप मैं था, तो रोकना चाहूंगा आपको बीच में, हमारे दर्शक लोगों का कहना है कि आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए ताकि देखकर जो है, और जब देखकर आपको बताते हुए वो सुनेंगे तो एक ज्यादा असर हो सकता है, इसलिए हमारे दर्शकों का कहना है कि आप अपना कैमरा ऑन करें जिससे आपको देख पाएंगे। सर मैं क्षमा याचना चाहूंगा क्योंकि मैं जो घर में हूँ वहाँ नेटवर्क नहीं आते। मैं इस समय छत पर हूँ सर, कि अच्छा, नेटवर्क के कारण मैं नीचे बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं छत पर हूँ जहाँ अंधेरा है। ओके, तो ये मेरी समस्या है सर इस समय। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आज भी वर्तमान में जिस तरह से काशीराम का जो मार्ग था, जो रास्ता था, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कमज़ोर नज़र आ रहा है। क्योंकि हमारा समाज को जो दिशा मिली, हमारे समाज के जो लोग हैं प्रशिक्षित होकर अच्छे पदों पे विराजमान हैं, अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर पा रहे हैं। जो सबसे बड़ा टूल काशीराम साहब ने दिया था कि पे बैक टू सोसाइटी कीजिए। लेकिन कहीं न कहीं उसको सफल बनाने में, उसको समाज को वापस करने में हम लोग नाकामयाब हो पा रहे हैं। जैसे अभी जब बात करते हैं कि रामविलास पासवान जी ने योगदान दिया है दलित समाज को,
दलित राजनीति को मजबूत करने में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा समझना होगा कि वो दलित राजनीति को सही दिशा देने में वो भी नाकामयाब हुए। लेकिन वर्तमान की बात करनी होगी कि किस तरह से दलित समाज के लोगों के साथ, दलित समाज की लड़कियों के साथ और दलित समाज या बहुजन समाज की महिलाओं के साथ रेप की घटना में निरंतर वृद्धि हो रही है। उसको कैसे रोका जा सकता है? तो मेरे ख्याल से अगर पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी की बहन मायावती जी की 4 बार सरकार बनी और लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत रहा कि जिससे रेप की घटनाएं दिखाई ही नहीं दी। जो गुंडे माफिया थे वो भी उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए। यानी कि सामाजिक जो सुरक्षा का काम करती है वो बहुजन समाज पार्टी करती है। इसलिए आज राष्ट्रवाद की गवर्नमेंट है, आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, आज आरएसएस की गवर्नमेंट है, आज बजरंग दल की गवर्नमेंट है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कुंठा है कि बहुजन समाज के लोग शिक्षित होकर उच्च पदों पर विराजमान है, उनके सामने झुकते नहीं है, उनके सामने गुलामी नहीं करते हैं। तो आज संविधान की दरकिनार करते हुए मनुवाद की पाठशाला को, उसके नियमों को और उसके जो नियमावली है उसको लागू किया जा रहा है। और जो हमारा स्वर्ण समाज है वो जातिवाद को मजबूत करने की कगार पर, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन हम लोगों को एक साथ खड़ा होकर अच्छी समझ वाले, अच्छी सोच वाले समाज के साथ लोगों को साथ अपने साथ लाना होगा, जिससे समाज में महिलाओं के साथ उस तरह की घटनाएं घटित ना हो। और हमको ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा भी करनी चाहिए और हम भी गलत आपसे लोगों को। बातचीत करते रहेंगे, लेकिन एक सवाल उत्पन्न होता है कि भारतीय संविधान हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और उसमें काफी जी कुछ अधिकार दिए जिसके कारण हम लोग अभी आज इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। लेकिन एक बात देखी जाती कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन जी भारत के जो भी बड़े बड़े नेता हैं आज भी ये दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि दलित के नाम पर हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं हमारी कमजोरियों को कमजोरी दिखाई देती है और उसी से एक प्रकार से उत्पीड़न की समस्या बनी रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान ने हमें सबल बनाया है। तो बनाने की वजह से ही हम इन चीजों को जाने। तो ये इसमें आप दलित शब्द के लिए जो ज्यादातर उत्तर भारत में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मध्य भारत और दक्षिण भारत में इस शब्दों का इस्तेमाल हम कम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में जो इस दलित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें क्योंकि भारतीय संविधान ने इसको कुछ भी स्थान नहीं दिया है। तो आप इस संबंध में किस तरह के विचार देना चाहेंगे? सर, ये जो वर्ड है एक सोशल वर्ड है। हम बात करेंगे शोषित समाज की, हम बात करेंगे पीड़ित समाज की, हम बात करेंगे उत्पीड़ित समाज की, हम बात करेंगे बहिष्कृत समाज की। तो ये कि सोशल टर्म है, हम इसे पॉलिटिकल टर्म में यूज ना करें। हमें ये देखना होगा कि इसके पीछे मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। दलित शोषण का मतलब ये नहीं कि हम कहें कि ये सवर्ण समाज के लोग भी दलित होते हैं, सवर्ण समाज की महिलाएं भी दलित होती हैं। तो दलित शब्द को जो स्वर्ण जो साहित्यकार हैं आजकल उसको इन्होंने परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। जैसे कहते हैं सहानुभूति और स्वानुभूति। तो ऐसे ही लोगों को कुछ प्रतिकार नजर आते हैं कि सहानुभूति का मतलब कि जो स्वर्ण साहित्यकार वो कहते हैं कि हमें सहानुभूति है, लेकिन वो दलित वर्ड को यूज करते हैं। फिर कहते हैं स्वानुभूति का मतलब दलित साहित्यकार कहते हैं कि जिसने खुद भोगा हो, जिसने खुद भोगा है तो दलित प्रताड़ना को जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इतना ध्यान देना चाहिए कि दलित वर्ड हो या बहुजन वर्ड हो या शोषित वर्ड हो, लेकिन है उसी समाज का वर्ड। ये सामाजिक शब्द है। जो राष्ट्रवाद के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, वो इन पे क्वेश्चन खड़ा करना चाहते हैं। उनको तो पहले से ही मौका मिला है उन्हें। वो हर क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन पॉइंट आउट करेंगे, फिंगर आउट करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इसके पीछे धारणा क्या है, परसेप्शन क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे इस समाज को उत्पीड़ना। जो हम बात करते हैं कि संविधान के अंदर ये वर्ड नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ड है नहीं है, लेकिन समाज तो दलित वही है ना जो बहुजन समाज है, जिसने सहा है, जिसने पीड़ा को झेला है। जो हाथरस वाली कांड की बात कर रहे हैं हम, उसमें 21 गांव के लोगों ने, महापंचायत की ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोगों ने, कि हम जो रेपिस्ट है उनका साथ देंगे। जबकि 21वीं शताब्दी चल रही है और लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, जाति है ही नहीं।
हम शिक्षा के तौर पे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज है, शिक्षा में बड़े निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, बड़े उच्च पदों पर हैं, हायर एजुकेशन में, लेकिन फिर भी उनके साथ हाथरस जैसी घटनाएँ घटित होती हैं। तो इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें ज़्यादा रेडिकल होना चाहिए, हमें फूलन देवी बनना चाहिए, हाँ, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग हमें करके दिखाना चाहिए कि कोई भी हमारी महिलाओं के साथ बदतमीज़ी ना करे, रेप की घटनाएँ घटित ना हो और जो सामाजिक सुरक्षा है, वो तो निरंतर आपसे मिलती हम रहे। और भी कोई बातचीत ऐसा जारी रखेंगे अपनी नानक जी, और जी, एक और ब्रेक भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग हमारे बीच में है रजनी नगरारे मैडम, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से एक काफी अच्छा अनुभव रखते हैं, और उनसे हम जी, जानना चाहेंगे इस मौके पर हमारे साथ वे भी चर्चा के लिए उपस्थित हैं। तो हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही एक सुंदर बात कही थी, जो एक महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज का जो उत्थान है, उसका जो अंदाज या उसका जो आकलन है, वो हम लगा सकते हैं कि महिलाओं के उत्थान से हम लोग समाज की दृश्य को या उसके उत्थान की कल्पना को हम जान सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की एक बड़ी भावना रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 21वीं सदी के जमाने में महिलाओं के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो आप इसे किस रूप में आप देख सकते हैं, रजनी नगरारे मैडम? सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ, हाँ, नमो बुद्धाय बनते जी। मेरी आपने आवाज आ रही? आ रही है। आपने मेरी बात समझ लिया, मैंने किस बातों को आपसे जानना चाहा है। हमारे दर्शक लोग काफी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आप उन्हें बताइए कि 21वीं सदी के जमाने में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बातों को कहने की कोशिश की थी कि किसी भी समाज का उत्थान उन महिलाओं के उत्थान से हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी 21वीं सदी के जमाने में काफी कुछ आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के ऊपर में काफी कुछ अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक समता मूलक संविधान बनाया, उसमें समानता का दर्जा उनको दे दिया है, लेकिन फिर भी अन्याय अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, तो आप किस रूप से आप इसे देख सकते हैं, या आपके इस संबंध में क्या विचार है? भंते जी, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरे को समय कितना है बोलने का? समय तो हम बीच बीच में आपको रोककर प्रश्न पूछेंगे और उस बातों को कहना है, तो अभी आप तो सिर्फ आपको भी कंटिन्यूसली 5 मिनट बोल सकते हैं। 5 मिनट के बाद हम लोग ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। बीच बीच में होगा, कंटिन्यूसली बहुत लंबा नहीं होगा। बीच बीच में आपको हम लोग पूछ कर जानना चाहेंगे, यानी इस तरह की तो हमारी ब्रेक के बाद बोलते हैं ना बनते जी? ये चर्चा हमारी इस तरह की आज हमने बनाई है। इसका हमने चर्चा सत्र ही नाम रखा है कि हम लोग चर्चा करेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा, और हमारे लोग जो भी पार्टिसिपेंट आज हुए हैं या हमारे दर्शक लोग हैं, उनको बताना होगा कि किस तरह की चीजें हमारे, किस तरह के जो ख्याल या विचार है और किस तरह की समस्या बढ़ती जा रही है। तो मैं जल्दी ही आपसे जानना चाहूंगा, तो 4 मिनट में आपको अपनी बात कहनी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो दृष्टिकोण रहा है महिलाओं के लेकर समानतावादी व्यवस्था को उन्होंने बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन आज भी फिर भी वर्तमान में जो हम हालात देख रहे हैं, वो हालात महिलाओं के अन्याय अत्याचार शोषण और न जाने कितनी समस्याएं आज भी उत्पन्न है। तो इस बात को लेकर आप किस तरह से समझते हैं? महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं 3 बार वंदन करती हूँ, और भंते जी को नमो बुद्धाय। इस महिला सशक्तिकरण संघ के सभी उपासक उपासिकाओं और सुनने वाले दूर दूर से जो जुड़े हुए हैं, सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जो आप बात पूछ रहे हैं, तो उसके आधार पे तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को हमें नागपुर की दीक्षा भूमि में दीक्षा दी। पहले उन्होंने दीक्षा ली, इसके बाद में दीक्षा दी। उसके साथ साथ में 16 अक्टूबर को बाबा साहब ने चंद्रपुर में 5 लाख लोगों को
संबोधित करते हुए उनको भी 5 लाख लोगों को दीक्षा दी और नागपुर में 5 लाख लोगों को। इस तरह उन्होंने 10 लाख लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी और साथ ही उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी। 22 प्रतिज्ञाएं आज हमें ये 2 रत्न जो दिए, पहले तो उन्होंने हमें तीसरण पंचशील दिया और दूसरा हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी। 22 प्रतिज्ञाएं हमें क्यों दी? हमें बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं इसीलिए दी कि अपने पुराने धर्मों को त्याग कर परंपरागत रूढ़िवादी अंधविश्वासी मिथ्या दृष्टि लोगों को नई रोशनी मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाबा साहब ने आदर्श समाज का निर्माण हो सके, इस कारण से उन्होंने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी। जैसे कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने सोचा कि ये ज्ञान प्राप्त तो हो गया है, लेकिन उस समय भी ये रीति रिवाज, ये पुराने रीति रिवाज और रूढ़िवादी रिवाज, ये सब कुछ सोचते हुए उन्होंने अपने तक ही सीमित रखने की ठानी कि अगर हम का नाम से ये जो हमें सम्यक संबुद्धि बोधि प्राप्त हो गई है तो हम इसे किसे बांटे। तो उस समय उनको भी ऐसा लगता था कि मेरी बात कौन मानेगा। इसी तरह बाबा साहब को भी ऐसा लगता था जब उन्होंने धम्म दीक्षा दी तो उनको भी यही ऐसा महसूस होता था कि मेरी बात क्या कोई मानेगा। इसलिए बाबा साहब ने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी और 22 प्रतिज्ञाएं हमको जो दी तो ऊपर की केवल हम 22 प्रतिज्ञाओं का ना माने, लेकिन ऊपर की 4 अगर हम प्रतिज्ञाएं मानते हैं तो सारा रीति रिवाज, ये जो पुराने रीति रिवाज जो हमें छोड़ने के लिए बाबा साहब ने कहा है, तो ये सारा सब कुछ 4 प्रतिज्ञाओं में ही चला जाता है। और अगर हम ये 4 प्रतिज्ञाएं नहीं मानते हैं तो 19 नंबर की जो प्रतिज्ञा बाबा साहब ने हमको दी, बाबा साहब ने 19 नंबर की जो हमको प्रतिज्ञा दी, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि जो हमको नीच और 1 मिनट में मेरा सवाल ये था, आप इसको और भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरा जो सवाल था आपसे कि बाबा साहब ने जो बात कही थी कि किसी भी समाज का उत्थान कैसे हुआ ये जानने के लिए उन्होंने कहा कि इसका अंदाजा हमें लगाना है महिलाओं के उत्थान से या उनके विकास से, तो हम मान सकते हैं कि महिलाओं का विकास हुआ है। लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए अन्याय अत्याचार और जिस तरह से कुछ भी समस्या बढ़ते जा रही है, तो इसके लिए क्या महिलाएं कितनी जिम्मेदार हो सकती है, या इस देश के पुरुष जिम्मेदार है या इस देश की व्यवस्था जिम्मेदार है? इस संबंध में मैं आपसे जानना चाह रहा था, लेकिन हम लोग आपसे और भी जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में हम अपनी चर्चाओं को जारी रखेंगे और पुनः आप लोगों को जुड़ना है। इसके बाद हम लोग तुरंत ही जनवीर वानखेड़े जी से मिलेंगे, जिनसे हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस काशीराम जी की इस पुण्य स्मृति पर कि किस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने किस तरह से आंदोलन को भारत के अंदर में लोगों तक पहुंचाया और उसके परिणाम हम देख सकते हैं। तो हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम लोग पुनः मिलते हैं। ब्रेक।